Hello dear students, how are you? I hope that you will be fine and at the same time definitely you will be enjoying your e-learning. डेफिनेटली बेटा अब ई लर्निंग का ज़माना है तो ई लर्निंग को एंजॉय करना है, आनंद लेना है ई लर्निंग का। और बेटा मैं आज इस ई लर्निंग के माध्यम से आपके अपने चैनल जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी से आपके साथ रूबरू होने के लिए आज आपके लिए एक पोम लेके आया हूँ। द नेम ऑफ द पोम इज डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है उसका? डस्ट ऑफ स्नो। इससे पहले कि मैं आपको इस कविता के बारे पोम के बारे बताऊं, इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बेटा पोइट के बारे जान लेते हैं। बिकॉज देयर इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोइट टू राइट डाउन दिस पोएम। तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं? उस पोइट के बारे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोइट को जानने के बाद हम ना पोएम की नेचर समझ जाएंगे कि इस पोएम की नेचर क्या है। बेटा ये पोएम लिखी है, किसने लिखी बेटा? सभी को याद है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेकिन आपको एक जानकारी, मैंने कहा था मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा। आई हैव मेड अ प्रॉमिस विद यू। इसका अगर जो आपका जो पोएट है ना बेटा, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, बट ही इज वाइडली नोन एज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्पेशली उसकी जितनी भी लिटरेरी वर्क्स हैं उनके अंदर उसका नाम क्या है बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। लेकिन उनका फुल नेम जो है वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। वो अमेरिकन पोइट है, बट फेमस कहां पे हुआ? इंग्लैंड के अंदर। इसकी जो पहले जो इसने कविताएं लिखी, पोएम लिखी, वो पहले कहां पे पब्लिश हुई? कहां पे पब्लिश हुई? इंग्लैंड के अंदर पब्लिश हुई। तो आप यहां तक समझ पा रहे होंगे। अब ये नेचर कैसी है इस पोइट की, किस प्रकार की कविताएं लिखता है? ही इज फेमस फॉर राइटिंग नेचर पोएम। वो प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार करता है, प्रकृति से जुड़ी कविताएं लिखता है, ठीक है। और हमेशा रूरल एरिया यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण अंचल के बारे में जुड़ी हुई कविताएं लिखता है, उससे संबद्ध की कविताएं लिखता है, ठीक है बेटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आज जो ये कविता है ना, अभी एक इस पोइट की हम एक खास बात और देखते हैं। इसकी जो भी पोम है, जितनी भी इसकी पोम्स हैं, वो सारी डबल मीनिंग हैं। अर्थात ये ऐसी कविता नहीं लिखता जो आम आदमी की पकड़ में आ जाए या उसको सरफेस लेवल से या लिटरेरी मीनिंग से उसको समझ आए। लिटरेरी मीनिंग तो बहुत ही सिंपल होता है इसकी कविताओं का, क्योंकि आप एक कविता इसकी पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या नाम था उसका? द रोड नॉट टेकन। अर्थात वो रास्ता जो नहीं लिया गया, वो रास्ता जो नहीं लिया गया। यानी कि एक रास्ते, मैं कभी जा रहा था एक रास्ते के ऊपर और वो दो रास्तों में बढ़ जाता है रास्ता, और मैं एक यात्री होने के नाते दो पे तो नहीं चल सकता। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मूव ऑन द बोथ पाथ। यस, तो एक को चूज किया। ये लिटरेरी मीनिंग ये कहता है। लेकिन यहां पे जो रास्ता है, इट सिंबलाइज किस चीज का प्रतीक है? जीवन में चॉइस का। क्योंकि आपको जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको दो चीजों में से या मोर देन 2 में से आपको एक को चुनना होता है, और वही चुनाव आपके जीवन में, वही सिलेक्शन है ना, आपके जीवन में क्या ला देता है? परिवर्तन ला देता है। तो आज जो ये कविता ऑफ स्नो, ये जो आपकी पोम यहाँ पे लिखी हुई है, जो आप इसको देख पा रहे हैं, तो ये दिखने में तो आपको क्या लगता है कि बहुत छोटी सी है, 8 लाइंस की है ना? ओनली देयर आर 8 लाइंस, है ना? ओनली देयर आर सो 2 स्टेंजास। यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेंजास हैं। यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बेटा, बताएंगे आपको कि सम टाइम कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, सर इस पोइम का ये पैराग्राफ कराना। हाँ, आई एम शॉक्ड, पोइम में पैराग्राफ नहीं होते, है ना? Stanzas. What is the difference between paragraph and stanza? You know very well. यानी कि stanza क्या होता है? Rhythmical one, having literary device, having intonation, rise and fall. Yes, तो बेटा ये आपके इसमें 2 ही स्टेंजाज हैं। और लिटरेरी मीनिंग देखेंगे तो क्या कहता है कि एक ऐसी घटना दिखाई गई है, कवि एक दिन उदास था, कभी एक दिन उदास था, नहीं कोई उसके पास था, और वो क्या था? हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था। और हेमलॉक ट्री के नीचे जैसे वो गुजर रहा था, अचानक से उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठे हुए एक क्रो ने अपने पंख फड़फड़ाए, और उन पंखों के फड़फड़ाने से कवि के ऊपर बर्फ की धूल, डस्ट गिर जाती है। और इसको ना जैसे स्नो फॉलिंग है ना, ऐसा बड़ा अच्छा महसूस था। वाह, व्हाट
एंजॉयबल मोमेंट दैट वाज, ये कितना मजेदार मतलब मोमेंट हो जाता उसके लिए। और इस घटना ने कवि के मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। टोटली इट चेंज द मूड ऑफ द पोइट। इसने कवि के मूड को चेंज कर दिया और जो उसका उस दिन का कुछ हिस्सा खराब हो गया था, आज वो खराब होने से बच गया। गॉट इट? यस, ओके। अब इसकी थोड़ी हम हिंदी समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसकी फिगर ऑफ स्पीच पे आएंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम ऑल्सो, जो मैंने आपसे वादा किया है कि वो आपने और कहीं नहीं सीखा होगा। देखिए क्या कहता है, द वे द क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। यस, देखो व्हाट आर राइम्स इज देयर, है ना। Crow is rhyming with snow. The both word rhyming same as. Yes, and me and tree जो है वो बेटा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भी एक जैसे साउंड दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि जिस तरीके से उस क्रो ने शेक की सेकंड फॉर्म है शूक, हिलाया, एंड डाउन मेरे ऊपर गिराया, हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिरा दिया? बर्फ की धूल को गिरा दिया। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, कहां से? धतूरे के पेड़ से। इट आ पॉइजनस, यानी कि आपका ये क्या होता है, जहरीला एक ट्री होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया? हेमलॉक ट्री। यस, अगले उसमें देखना बेटा क्या कहता है, हैज गिवन माई हार्ट, इसी ने मेरे दिल को दे दिया अ चेंज ऑफ मूड, और मेरा मूड क्या हो गया? चेंज, यानी कि मेरा दिल इतना खुश हो गया कि जिससे मेरा क्या हो जाता, मूड चेंज हो गया। और एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूल्ड, और कुछ हिस्सा जो उस दिन का मेरा खराब हो गया था, बाकी हिस्सा खराब होने से बच जाता है। इट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द पोएम, है ना। इस पोएम का क्या है ये बेटा? लिटरेरी मीनिंग है। व्हाट द पोएम सेज, व्हाट द स्टैंजा सेज, ये इसका क्या है बेटा? लिटरेरी मीनिंग है, ये इसका इनर मीनिंग नहीं है। व्हाट द पोइट रियली वांट टू से, हमें ये जानना है कि वास्तव में ही जो एक कवि है ये क्या कहना चाहता है। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे तो समझ में आएगा। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम उदास होते हैं, छोटी सी घटना हमारे उस उदासी को हटा सकती है, चेंज ले आती है। कई बार, अब यहां से पहली बात तो कवि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि छोटी चीजों को भी छोटा मत समझो, वो भी जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन ला देती है। यस, हाँ, डेफिनेटली। और यहां पे देखिएगा, यहां पे कवि ना, यहां पे आपको नेचर की पावर दिखाना चाहता है। व्हाट द पावर नेचर हैव, ठीक है। व्हाट द पावर द नेचर हैज, कि नेचर के अंदर क्या पावर है कि एक आदमी का मूड उदास है, वो उसको खुश कर सकती है। और देखिए कमाल की बात कि यहां पर जो क्रो है, क्रो को हमेशा क्या समझा जाता है? बैड ऑमन्स, यानी कि क्या समझा जाता है बेटा? हमेशा इसको अपशगुन समझा जाता है। लेकिन आज उसने कुछ अच्छा काम कर दिया, यानी कि ये हमारी खुद की सोच हो सकती है कि बिल्ली रास्ता काट गई, है ना, तो हमें उस रास्ते नहीं जाना चाहिए। नहीं, हमारी ये धारणा भी गलत साबित करना चाहता है यहाँ पे कौन? पोइट। यहाँ पे हेमलॉक ट्री है ना, वो भी पॉइजनस है, लेकिन कवि के लिए क्या है? उसका मूड चेंज करने वाला है, उसका मूड चेंज करने वाला है, जो आपने समझना है। तो अब इसके लिटरेरी मीनिंग के साथ साथ हम इसके फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। द वे, वो तरीका, द क्रो, यहाँ पे जो बेटा क्रो है, क्रो क्या मैंने बताया है? क्रो इज इक्वल टू, या क्रो का डायरेक्ट नहीं होकर के इनडायरेक्ट कंपैरिजन है किसके साथ? किसके साथ? बैड ऑमन्स के साथ, मतलब यानी कि अपशगुन के साथ। अपशगुन ही क्रो है, क्रो ही अपशगुन है। जब बेटा दो डिफरेंट चीजों को एक जैसा दिखाया जाए, चमत्कार पैदा करने के लिए, भाषा में सुंदरता लाने के लिए, तो वहां पर बन जाता है हमारा अलंकार। हिंदी में सुना होगा, इंग्लिश में उसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। और यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बेटा? जब भी दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, व्हेन दे आर शोन से, तो वहां पर होता है मेटाफर। तो पहली लाइन हमें कन्वे कर रही है कि यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बेटा? यहां पे मेटाफर, क्योंकि यहां पे जो क्रो का इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, किसके साथ कंपैरिजन हुआ है? बैड ऑमन्स के साथ। आगे देखिए,
shook down on me, shook down on me। अब यह shook आप देख रहे होंगे इसमें डबल ओ है बेटा, ठीक है। आगे डाउन में भी फिर ओ है, ऑन के अंदर भी ओ का यूज किया गया है। अब क्या किया है यहां फिर से पोइट ने क्या किया है, पोइट ने एक चमत्कार पैदा करने के लिए, अर्थात एक मतलब सुंदरता लाने के लिए, ब्यूटी लाने के लिए अपने पोएम में, तो इसने क्या किया है, हाँ यहां पर क्या किया उसने, क्या किया है, वोवल साउंड को रिपीट किया है। और जब वोवल साउंड बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तो उसको फिगर ऑफ स्पीच वहां भी बन जाता है, क्योंकि वो नोटिसेबल होता है, हम उसको देखते हैं, वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो यहां भी इसका मतलब चमत्कार हुआ है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है, एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, व्हाट इज एजोनेंस? एजोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द पोएट, ठीक है, वेयर द पोएट यूजेस, ठीक है, विलिंगली, नोइंगली, जानबूझ के यूज करता है, किसको रिपीट करता है, वोवल साउंड को, ठीक है बेटा। तो वोवल को भी और वोवल साउंड दोनों इसमें आ जाएंगे। अगला देखिए, डस्ट ऑफ स्नो। मैं आपको पहले कह सकता, कभी आपने देखा कि भी बर्फ के तो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट नहीं हो सकती, तो यहां डस्ट ही स्नो है, स्नो ही डस्ट है। फिर से उसने क्या किया, स्नो को डस्ट बना दिया और डस्ट को क्या बना दिया, स्नो बना दिया है। और इस कारण से हम कह सकते हैं, एक बार फिर से कवि ने इस लाइन में क्या यूज किया है, मेटाफर यूज किया है। आपके एग्जाम में आ सकता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन के अंदर है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड बाय द पोएट इन दिस लाइन, इस लाइन में कौन सा यूज किया है। तो बेटा आप यहां से ये भी कर सकते हैं। अगला देखिए, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ, सिंबोलिज्म तो है ही, पूरी की पूरी कविता सिंबोलिज्म से भरी हुई है, सिंबोलिज्म तो है ही, लेकिन दोनों को एक दिखाया है, दैट ओमन इज इक्वल टू हेमलॉक ट्री, है ना। लेकिन काम आज यहां उल्टा कर रहे हैं वो, तो यहां पर भी कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, यानी कि इसको यूज ना करके भी मतलब यहां से कन्वे किया गया है कि बेड ओमेंस में आते हैं, तो यहां भी आपका कौन सा है, मेटाफर है। आगे देखिए बेटा, हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, इसने मेरे दिल को क्या दिया, अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि मेरे दिल को इसने, इस घटना ने, क्रो के बर्फ गिराने की घटना ने मेरे दिल को इतना ज्यादा खुश कर दिया कि इससे मेरा मूड ही क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले क्या था, he was sad, now अब सेकंड स्टेंजा is saying that state of mind is totally changed, अब उसकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुकी है। पहले स्टेंजा क्या हो गया, बदल गया, मैं खुश हो गया। और इससे एंड, अब देखो इसमें भी देखिएगा आप क्या यूज किया गया है। अब यहां पे हार्ट इज इक्वल टू द होल बॉडी, उसकी पूरी, यहां पे बॉडी का प्रतीक है, उसके पूरे शरीर का प्रतीक है। मतलब दिल में चेंज आने का मतलब है मस्तिष्क भी ठीक हुआ, हाथ पैर भी अच्छा काम करने लगे, सब जो उसमें लूजनेस थी, जो उसमें मतलब डिप्रेशन था, वो चला गया। तो जब भी कभी बेटा ध्यान रखना है, जब भी कभी किसी एक पार्ट का, किसी बड़ी चीज के एक हिस्से का, उस बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे एक अलंकार बनता है स्नेकडेकी। तो आप इससे देखिएगा, याद कीजिएगा, स्नेकडेकी। ये यहां पर एक फिर अलंकार उसने यूज किया, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट, एंड सेव सम पार्ट। एस यहां पे भी रिपीट हुआ है बेटा, देखो सेव में भी एस रिपीट हुआ, सेव में भी एस रिपीट हुआ। व्हेन वी रिपीट, जब हम रिपीट करते हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, देन इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तब इसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगर यही बीच में आती तो कुछ और हो जाता, कॉन्सोनेंस, ओके। जब बिगिनिंग के अंदर किसका यूज किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड का यूज किया जाता है, एक ही साउंड बार बार रिपीट हो बिगिनिंग में, तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो यहां पे कौन सा अलंकार है, एलिट्रेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। एंड अ डे आई हैव रूइड, और कहता है कुछ हिस्सा मेरा बच गया उस दिन का मतलब यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाई देता है। द डे इज इक्वल टू हिज लाइफ, उसके जीवन का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। तो यहां सिंबोलिज्म है, आई हैव रूइड कहता है, और इस घटना ने मेरे दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बचा लिया, और कुछ हिस्सा क्या हो गया था, इसका बर्बाद हो गया था। अब बेटा देखिए इस पोम की हम थोड़ा सा राइम स्कीम भी देख लेते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, बिकॉज आपके एग्जाम में
आपकी राइम स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ एनी पोएम। कोई भी कविता आपके सामने दी गई है, कोई भी पोएम आपके पास दी गई है, आप उसकी राइम स्कीम कैसे देखेंगे। देखिए बेटा, देयर इज अ रूल, देयर इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल, आप कह सकते हैं एक रूल है का दिया जाता है। कोई भी पोएम का स्टैंजा अगर आपको दिया जाता है तो आप क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, आप उसकी फर्स्ट लाइन को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। क्या मानते हैं, ए। और उसको फिर अगली जो उसकी और लाइन है स्टेंजास की, उसके साथ लास्ट वाले वर्ड का साउंड को राइम करके देखते हैं। क्या कर देते हैं, राइम करके देखते हैं, मैच करके देखते हैं। तो आइए इस पोएम को हम देखते हैं। तो व्हाट इज द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन, क्रो। तो हम करेंगे द वे द क्रो, इस लाइन को हम मानेंगे ए, द क्रो। एंड हम मैच करके देखते हैं क्या क्रो नेक्स्ट वाली लाइन के लास्ट वर्ड के साथ राइम होता है। क्रो मी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अगर पहली लाइन के साथ सेकंड लाइन या कोई थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन जो भी मैच होती है उसको भी वही मानेंगे, अर्थात ए ही लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, राइम स्कीम उसको ए ही देंगे। तो पहला हमारी जो लाइन है वो ए है बेटा, पहली लाइन की जो राइम स्कीम है वो ए है, लेकिन सेकंड लाइन के साथ राइम नहीं होती, तो इसलिए जो इसकी सेकंड जो लाइन है उसकी राइम स्कीम क्या होगी बेटा, बी होगी। फिर हमारे पास अब दो लाइनें हैं, वी हैव टू लाइन्स। अब हमारी जो थर्ड लाइन है वो मिला के देखते हैं कि दोनों ऊपर वाली में से वो किसके साथ राइम होता है, उसका लास्ट जो वर्ड है वो किसके साथ राइम होता है। तो आप देखिए, तो मी और बेटा मी और स्नो में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों की राइम बहुत डिफरेंट है। अगर मैं क्रो और स्नो को मिलाऊं, क्रो एंड स्नो, दोनों आपस में राइम कर रहे हैं बेटा, दोनों की क्या है आपस में तुकबंदी कैसे लय आपस में मिल रही है। तो हम पहले क्रो और जो हमारी साउंड थी इसको हमने क्या नाम दिया था, ए बोला था, इसको हमने ए लिखा था, और सेकंड वाली को बी। तो हमारी जो थर्ड वाली लाइन है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, वो भी ए हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये राइम कर रही है हमारी फर्स्ट वाली लाइन के साथ, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, ए से। अब देखते हैं बेटा, हमारी जो लास्ट वाली लाइन है उसका वो है फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। अब बेटा ट्री स्नो के साथ तो नहीं राइम करता, ठीक है, और क्रो के साथ भी राइम नहीं करता, लेकिन मी एंड ट्री दोनों सेम राइम करते हैं, दोनों सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, दोनों में सेम साउंड हमारे को सुनने को मिल रही है। तो इसका मतलब हमारी जो ये ट्री वाली जो लाइन है वो सेकेंड लाइन के साथ मैच होती है, और हमने सेकंड लाइन को किससे बेटा, स्टेंजा की सेकंड लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से रिप्रेजेंट किया था। तो बेटा यहां पे ट्री की भी जो राइम स्कीम क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब जब हमने पहला स्टेंजा देखा तो उसकी राइम स्कीम क्या बनेगी, वो हमेशा पेयर में लिखी जाती है, ए बी, क्योंकि पहली लाइन की जो राइम स्कीम है वो ए है, सेकंड की बी है, थर्ड की भी बेटा ए है, और फोर्थ की क्या है, बी है। तो इस प्रकार से हमारी ये राइम स्कीम क्या हुई, पहले स्टेंजा की ए बी। अब हम चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट पे बेटा, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखनी है तो पूरी पोम की देखनी है तो अलग होती है, ध्यान रखें, इस बात में राज है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपके एग्जाम में स्टेंजा आएगा। तो अगर आप इसको इंडिविजुअल जज करेंगे तो इसकी राइम स्कीम कुछ और होगी। अगर मैं इसको एज अ पोएम देखूं तो हार्ट का ऊपर वाली लाइनों से किसी से लेना देना नहीं है, तो मैं इसको क्या मान सकता हूं, ए बी तक तो हम आ गए थे, मैं इसको क्या मान लूंगा बेटा, सी। क्या मानूंगा इसको, सी। क्या मानूंगा इसको मैं, हार्ट ऊपर वालों से मैच नहीं करता, राइम नहीं करता, तो सी। मूड भी किसी के साथ नहीं मैच करता, तो क्या हो जाएगा, डी। अब हार्ट एंड पार्ट मैच करते हैं, और मैंने हार्ट वाली लाइन को क्या माना बेटा, क्या माना है, आप देख ही पा रहे, क्या कहा था मैंने अभी, इसको क्या बोला था, सी, ठीक है। और बेटा रूड क्या हो जाएगा, रूड क्या हो जाएगा, रूड क्या हो जाएगा, रूड और मूड आपस में मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये डी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी पूरी, अगर हम पोम की बात करें, इस पूरी कविता की राइम स्कीम की बात करें तो हो जाएगी ए बी, और हार्ट को हमने क्या माना है, सी, और मूड को क्या माना है बेटा, डी, सी डी। ये अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखना चाहते हैं पूरी पोम की राइम स्कीम ये होगी। बट
आपके एग्जाम में इंडिविजुअल स्टेंजा आएगा तो बेटा आपने इस वाले को, लास्ट वाले को जिसको आपने CD माना है, तो इसको भी आपने क्या करके चलना पड़ेगा, क्या समझना है, गलत मत कर देना, गलत मत कर देना, इसको आपने A मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा बेटा, इसके पहले लाइन को A, क्योंकि हाथ A, मूड B, पाथ हाथ पाथ मिलेंगे तो A और मूड एंड रोज मिलेंगे तो क्या हो जाएगा B। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो राइम स्कीम क्या हो जाएगी बेटा, इस स्टेंजा की भी AB है, ठीक है, और ऊपर वाले की स्टेंजा की भी क्या है, AB। पोम को मेरे से पूछे, पूरी पोम की राइम स्कीम मेरे से अगर पूछी जाए तो फिर मैं क्या कहूंगा, AB CD। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होगे कि यहां पर जो पोइट ने इस पोएम में क्या क्या यूज किया है, कितना रिच है ये कविता। मतलब दिखने में तो बड़ी सिंपल दिखती है, दिस पोएम इज वेरी सिंपल, ठीक है, व्हेन वी हैव फर्स्ट ग्लांस एट इट, जब इसमें पहली झलक में देखते हैं, नजर में देखते हैं, उड़ती नजर में देखते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नहीं है, छोटी सी। मैंने बच्चों को भी देखा ऐसे करते हुए, हाँ 10th क्लास में पढ़ाया तो हाँ सर ये तो छोटी सी है, सर ये तो 5 मिनट में हो जाएगी। हाँ होने को तो 5 मिनट में हो सकती है, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई बात को समझने के लिए वी विल हैव टू स्पेंड टाइम्स, हमें समय गुजारना पड़ता है। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट ऑफ द पोइट, ठीक है, व्हेन ही वाज राइटिंग दिस पोएम, ठीक है। जब इस पोएम को लिख रहा था तो उसकी मेंटल स्टेट को हमें समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम बाद में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, लेकिन वो वाक्य में क्या कहना चाहता था वहां तक पहुंचना बड़ी बात होती है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज आपने यहां से बहुत कुछ सीखा होगा और आप से मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें कोई दिक्कत है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये बेटा पोएम पसंद आई है जिसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, तो आपने अपने इस चैनल को लाइक भी करना है, ठीक है, शेयर भी करना है इस वीडियो को, और चैनल को क्या करना बेटा, सब्सक्राइब करना है। और जो भी आपकी समस्याएं हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उसके लिए हमारे से किसी भी वीडियो की मांग कर सकते हैं। इट डजंट मैटर इन विच सब्जेक्ट यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, ये कोई मायने रखता है कि आपके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। सो बेटा अगली वीडियो तक, थैंक यू।